चलिए अब एक बार स्क्रीन देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक बार हम चैट देख लेते हैं सबका। 48 आवर कह रहे हैं, 48 घंटा बेरोजगार बैठे हैं सर घर पे। कोई बात नहीं, नौकरी मिल जाएगा एक दिन। प्रिपरेटरी रिकॉर्डिंग वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा होगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन अभी हम थोड़ा देर पहले पूछे थे आपसे, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इलिबरेट कर देते हैं। हम आपसे पूछे थे कि अगर आपका सीक्वेंस बताइएगा कि कौन सा वाला सबसे पहले बनाया जाएगा, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, दूसरा था टेम्पररी स्टॉपिंग, तीसरा था आपका इमरजेंसी स्टॉपिंग, और चौथा था परमानेंट स्टॉपिंग। आप सोचिएगा यार, हम टेम्पोररी का तो ऑप्शन ही नहीं दिए थे, तो ऑप्शन अगर हमको दे भी दे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग इनमें से सबसे पहले बनाया जाता है। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग कब बनाया जाता है? डिप्लरिंग से पहले बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। डिप्लरिंग से पहले बनाया जाता है, यानी कि अगर आपको डिप्लरिंग ऑपरेशन करना है तो पहले ही आपको प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बना लेना होगा। डिप्लरिंग करने के बाद अगर आप बना रहे हैं, डिप्लरिंग करने के तुरंत बाद बना रहे हैं, या पैनल काट लेने के बाद बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो ऑफ रखिएगा, तो उस कंडीशन में प्रिपरेटरी स्टॉपिंग नहीं कहा जाएगा। स्टॉपिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन था, कमेंट हम देखे थे, हमको समझ में आ गया है। स्टॉपिंग को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखो, स्टॉपिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग का मतलब होता है दीवाल। क्या होता है? दीवाल। स्टॉपिंग का मतलब क्या है? दीवाल है। दीवाल को ही हम लोग माइनिंग में स्टॉपिंग कहते हैं। अब दीवाल भैया किस चीज़ का बन सकता है? दीवाल बन सकता है ईटा का, जिसको ब्रिक्स कहते हैं। दीवाल बन सकता है कंक्रीट का, ढलाई करके, जिसको हम लोग रेनफोर्समेंट कहते हैं। रेनफोर्समेंट, छड़ और गिट्टी और सब ढलाई करके बना सकते हैं। दीवार बन सकता है आपका मोटा पत्थर का, है ना, स्टोन का, ठीक है, ये सब का दीवार बन सकता है। तो यही जो दीवार होता है ना, यही दीवारवा तीन टाइप का होता है, ठीक है। जो स्टॉपिंग होता है, स्टॉपिंग का तीन टाइप होता है। सबसे पहला है प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, प्रिपेरेटरी स्टॉपिंग। दूसरा होता है, एक सेकंड एक काम करते हैं, एक सेकंड, हम स्क्रीन वाइट ले लेते हैं, ऐसे दिक्कत हो रहा होगा आपको शायद, ठीक। दूसरा होता है टेम्पररी स्टॉपिंग, टेम्पररी स्टॉपिंग। टेम्पररी स्टॉपिंग को ही हम लोग एमरजेंसी स्टॉपिंग भी कहते हैं। टेम्पररी स्टॉपिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? एमरजेंसी स्टॉपिंग भी कहते हैं। और लास्ट होता है परमानेंट स्टॉपिंग, ठीक। ये तीन टाइप का स्टॉपिंग होता है। तीनों क्या क्या होता है समझते हैं पहले, समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग दिमाग लगाते हैं। पहले समझते हैं। देखो, अगर डिप अब हम क्या करेंगे, बोर्ड एंड पिलर मेथड से मान लीजिए काम कर रहे हैं, ठीक। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड से काम कर रहे हैं, तो इसमें दो फेजेज होते हैं। पहला होता है डेवलपमेंट और दूसरा होता है डिप्लरिंग। इतना तो आप सभी जानते होंगे। तो अगर डेवलपमेंट करने के बाद और डिप्लरिंग करने से पहले, यानी डिप्लरिंग से पहले कोई स्टॉपिंग बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टॉपिंग। डिप्लरिंग करने से पहले अगर हम कोई प्रिपेयर करके रख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रीपरेटरी स्टॉपिंग, ठीक है। चलिए, इसी तरह से अगर डिप्लरिंग करने के बाद हम बना रहे हैं, तो इन दोनों में से कुछ हो जाएगा। अगर हम डिप्लरिंग करने के बाद बना रहे हैं, तो इन दोनों में से, यानी टेम्पररी स्टॉपिंग और इमरजेंसी स्टॉपिंग, या टेम्पररी या परमानेंट, इन दोनों स्टॉपिंग में से कोई एक स्टॉपिंग तो होगा। इतना तो आपका दिमाग में आ गया होगा। डिप्लरिंग करने से पहले कौन सा स्टॉपिंग बनेगा? प्रीपरेटरी। तो यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि बिफोर डिप्लरिंग टेकन प्लेस, मतलब कुल मिलाकर के बोला जाए, डिप्लरिंग से पहले कौन सा टाइप का स्टॉपिंग बनाया जाएगा? ऑप्शन दे देगा चार ठो। पहला दे देगा प्रीपरेटरी स्टॉपिंग, दूसरा दे देगा टेम्पररी स्टॉपिंग, तीसरा दे देगा इमरजेंसी स्टॉपिंग, और चौथा दे देगा परमानेंट स्टॉपिंग। चार ठो दे देगा। आपको प्रीपरेटरी टिक करना है, ध्यान रखिएगा, प्रीपरेटरी टिक करना है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। तो देखो, इमरजेंसी स्टॉपिंग क्या होता है? इमरजेंसी स्टॉपिंग कहो या टेम्पररी स्टॉपिंग कहो, ये होता है इमरजेंसी का केस में। मतलब जैसे कभी भी माइंस में अगर आग दिख जाए, कभी भी माइंस में क्या दिख गया? आग दिख गया, या कभी भी माइंस में हमको गैस दिख गया, कभी भी माइंस में हमको कोई खतरा दिख गया, कभी भी माइंस में हमको इनंडेशन दिख गया, तो उस कंडीशन में हम उस चीज़ को रोकने के लिए, आग को फैलने से रोकने के लिए, गैस को फैलने से रोकने के लिए, जो खतरा है या इनंडेशन है,
पानी का धार है, इन चीज़ों को रोकने के लिए हम इमरजेंसी या टेम्पररी स्टॉपिंग लगाते हैं। जैसे कि नाम में ही है इमरजेंसी स्टॉपिंग, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं टेम्पररी स्टॉपिंग या इमरजेंसी स्टॉपिंग। ठीक है, इमरजेंसी स्टॉपिंग या टेम्पररी स्टॉपिंग हम जब भी लगाते हैं, इसको लगाने के बाद इसके बाद हमको एक परमानेंट स्टॉपिंग बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम मान लीजिए ऐसा है कि ये गैलरी था, इस गैलरी में हम बीच में कुछ काम ऐसा हो गया कि इमरजेंसी स्टॉपिंग बना दिए, इमरजेंसी स्टॉपिंग बना दिए तो हो गया मेरा काम। ऐसा नहीं, कभी भी हमको बाद में जब वो वाला बना चुके हैं तब जाके यहाँ पे परमानेंट स्टॉपिंग बनाया जाएगा, जो ज़्यादा मजबूत होगा, एक्सप्लोजन प्रूफ होगा, और आप में उसमें पूरा नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा। 1 मीटर का दीवार या एक्सप्लोजन प्रूफ बनाना है तो 1 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 1 मीटर, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट में आता है परमानेंट स्टॉपिंग। परमानेंट स्टॉपिंग क्या होता है समझते हैं। देखो, परमानेंट स्टॉपिंग होता है जब आपका काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया हो। अब भैया काम पूरा हो गया का मतलब, अगर आप बोर्ड एंड पिलर मेथड से काम कर रहे हैं तो इसमें दो फेजेस होते हैं। पहला होता है डेवलपमेंट, जिसमें लगभग 35% रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है। दूसरा होता है डिपिलरी, ठीक है, जिसमें लगभग 65% रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है। तो डेवलपमेंट किए, डेवलपमेंट करने के बाद कोई भी पैनल का, उसके बाद आप डिप्लरिंग किए, आप डिप्लरिंग भी आप कर लिए, पूरा अच्छे से कोयला वैला निकाल लिए। अब आप उस पर्टिकुलर पैनल को बंद करना चाहते हैं, सील करना चाहते हैं, तो आप परमानेंट स्टॉपिंग बनाइएगा। ठीक है, तब क्या बनाइएगा, परमानेंट स्टॉपिंग बनाइएगा। उसमें से कोयला आप निकाल चुके हैं, कभी आपको सील ऑफ एरिया को तोड़ना नहीं है, खोलना नहीं है, ऐसा सिचुएशन से अगर आप बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आप परमानेंट स्टॉपिंग बनाएंगे। ठीक है, और स्टॉपिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को अच्छे से बता चुके थे। तो एक क्वेश्चन भी पूछे थे थोड़ा देर पहले, उसका भी आंसर इसी में है कि 48 घंटा के बाद अगर हम इमरजेंसी स्टॉपिंग बनाए हैं, इमरजेंसी स्टॉपिंग बनाए हैं, ठीक है, तो उसके 48 घंटे के बाद हम परमानेंट स्टॉपिंग बनाते हैं। मतलब 48 घंटा से ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, इसके पहले ही हम बना देते हैं। ठीक है, चल अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो देखो यार, प्रीवियस क्लास में बहुत सारे टॉपिक हम क्लियर कर दिए थे, है ना। अगर आप क्लास किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो जाके कीजिएगा, लिंक डाला हुआ होगा ग्रुप में। प्रिवेंशन ऑफ अंडरग्राउंड फायर, डीलिंग विद अंडरग्राउंड फायर, ये भी हम आपको समझाए थे। तो कुछ कुछ सिचुएशन हम आपको बताए थे, वो कहानी हम थोड़ा सा एक रिपीट कर देना चाहते हैं। देखो, अंडरग्राउंड माइंस में डील करने का क्या तरीका है। अंडरग्राउंड माइंस में पहले अगर आग लग गया है तो आग लगने के बाद जो ओवरमैन होगा, फॉरमैन होगा, वो मैनेजर साहब को खबर करेगा, माइंस का मैनेजर को। अब माइंस का मैनेजर क्या करेगा, उसका सीक्वेंस होगा सर, कुछ कुछ ना कुछ तरीका होगा। माइंस का मैनेजर सबसे पहले रेस्क्यू स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा, रेस्क्यू वाला टीम को बुलाएगा, ठीक है, ताकि माइंस में घुस के अगर किसी को बचाया जा सकता है तो बचाया जाएगा। ठीक, इसके बाद वो लोकल पुलिस अथॉरिटी को बुलाएगा, ताकि अगर कोई दंगा होता है, फसाद होता है, तो उस सिचुएशन में पुलिस वाला आएगा। और अब पुलिस वाला अगर आता है तो आधा काम पुलिस वाला कर देता है। ठीक है, इसके बाद वो सीआई साहब को, आरआई साहब को इन्फॉर्म कर देगा, डीएम साहब को इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है, कंपनसेशन अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देगा। ये सब का सब काम मैनेजर का होता है, लेकिन मैनेजर चाहेगा तो काम को बांट सकता है। एक बार जब सबको इन्फॉर्म कर दिया है तब रेस्क्यू टीम जाएगा बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए। अब रेस्क्यू टीम में क्या है सर, रेस्क्यू टीम, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा। माइंस रेस्क्यू रूल इनमें से कहाँ फॉलो होता है। ऑप्शन दे रहे हैं, अंडरग्राउंड, ओपन कास्ट, बोथ, नन। बताइएगा, एक कोल का माइंस है, एक कोल माइंस है, तो बताइएगा माइंस रेस्क्यू रूल इनमें से कहाँ पे लागू होता है। अंडरग्राउंड माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में, बोथ में, या फिर नन में। बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बता देंगे हम। चलो, बोथ भी कह रहे हैं कुछ कुछ, बाकी कुछ लड़का तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, पीपीटी आज भेज देंगे क्लास। ठीक है, और आप लोग पीपीटी का एकदम टेंशन मत लिया कीजिए। ठीक है, पीपीटी आपका आते रहेगा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा पीपीटी भेजते जाएंगे हम अलग से। आप लोग के साथ ही साथ पीपीटी भी बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा समस्या हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप चैप्टर पढ़ते रहिएगा किताब से, बाकी जब से पीपीटी मिलेगा पॉइंट उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड माइंस। ओपन कास्ट माइंस में माइंस रेस्क्यू रूल लागू नहीं होता है। ओपन कास्ट माइंस में कभी दुर्घटना हो गया तो फिर कौन जवाबदेही लेगा भाई इसका, कौन बचाएगा।
तो लोकल पुलिस अथॉरिटी को बुलाया जाएगा, ये एनडीआरएफ का टीम, एसडीआरएफ का टीम, ठीक है, ये सबको बुला सकता है। और अगर किसी स्टेट का किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम साहब अगर चाहेगा, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो ये आपका इंडियन आर्मी का भी सहारा ले सकता है, आर्मी मिलिट्री का भी सहारा ले सकता है। तो डीएम साहब के हाथ में बहुत पावर होता है, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बताएं कि माइंस में आग लगेगा तो सबसे पहले प्रॉपर चैनल है सबको इन्फॉर्म करने का, इन्फॉर्म किया जाएगा, रेस्क्यू टीम आएगा। आने के बाद अगर अंडरग्राउंड माइंस में घुस रहा है तो हमेशा इनटेक रास्ता से घुसेगा, और इनटेक रास्ता से ही आग पे काबू पाने का काम करेगा। काबू पाने का बोलते हैं क्वेंचिंग, क्वेंचिंग का मतलब पकड़ना भी होता है, काबू पाना भी होता है। तो आग में काबू पाने के लिए इनटेक रास्ता से घुसेगा। सबसे पहला कोशिश होगा कि उसको बुझा दें। उसको बुझाना है तो क्या क्या तरीका हो सकता है। अगर इनिशियल स्टेज में है तो उसको बालू डाल के, मिट्टी डाल के बुझाना सकता है तो बुझा सकता है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। वो नहीं हुआ तो फिर फायर ब्रिगेड वाला को बुलाया जाएगा, है ना। और आग पे काबू पाने के लिए इनटेक रास्ता से हमेशा जाएगा। अगर मान लीजिए कि आग पे काबू नहीं पाया गया, तब क्या करेंगे, तब हम डिगिंग आउट करेंगे, ठीक। अगर फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं आया तो हम डिगिंग आउट करेंगे। डिगिंग आउट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए ऐसा इनटेक रास्ता है, इसमें से बीच का कोई ऐसा गैलरी है, इस जगह पे पूरा आग लग गया है, तो क्या करेंगे, हम मशीन से पूरा का पूरा आग को यहाँ से उठा लेंगे और ले जाएंगे सरफेस पे। तो आग को उठा के ले जाएंगे मतलब डिगिंग करेंगे, खोद देंगे। तो खोदने के कारण जो आग होगा वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये पहला तरीका होगा। लेकिन अगर इसमें भी फॉलो नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में, या फिर कहीं पे एक्सेसिबल नहीं है, जैसे सरफेस है, सरफेस में क्या एक्सेसिबल है, सरफेस में अगर कोई क्रैक हो जाता है जिसकी वजह से अंदर माइंस में हवा घुस रहा है, तो उस सरफेस का क्रैक को हम ब्लैंकेटिंग कर देते हैं, 3 मीटर मोटा परत बिछाते हैं, ध्यान रखिएगा, और ब्लैंकेटिंग कर देते हैं, ठीक है। अगर वो काम नहीं आया तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमारे पास तीन तरीका बचता है, या तो एरिया को सील ऑफ कर देंगे, या फिर माइंस को डुबा देंगे, जहाँ पे आग है उस पोर्शन को डुबा देंगे, या फिर हम इनर्ट गैस भर देंगे माइंस के अंदर में, ठीक है। ये तरीका जनरली इस्तेमाल होता है। देन सीलिंग ऑफ द एरिया के बारे में हम प्रीवियस क्लास में बताए थे, टेम्प्रोरी स्टॉपिंग, परमानेंट स्टॉपिंग, इमरजेंसी स्टॉपिंग, सब पढ़िएगा यार, पढ़िएगा। मेरा क्वेश्चन है, बता दी बताइएगा अगर बता सकते हैं तो। अगर हम गंटिंग कर रहे हैं, अगर हम गंटिंग कर रहे हैं तो सैंड इज टू सीमेंट का क्या रेशियो होगा, बताइएगा। अगर हम गंटिंग कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास का अगर लेक्चर आप देखे हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। देखते हैं एक बार। 3:1, 3:1, 3 है सैंड और 1 है सीमेंट, जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल 3 डपली बालू, एक डपली सीमेंट, ठीक। ठीक है चलिए। तो गंटिंग जब कभी हम करते हैं तो आप सीमेंट और सैंड का रेशियो 3:1, सैंड और सीमेंट का रेशियो 3:1 रखते हैं, ठीक है। बाकी इसमें बताए होंगे, बाकी चीज़ आपको टर्म बाकी प्रीवियस क्लास में क्लियर किए होंगे। सेकंड, ठीक। ये सब प्रीवियस क्लास में हम समझाए थे, ये सब हम प्रीवियस क्लास में समझाए होंगे। अरे यार, ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, बताइएगा। जस्ट अ सेकेंड। अगर लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग मेथड करना है, इस्तेमाल करना है, तो हम कौन सा तरीका का इस्तेमाल करेंगे। अगर लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग मेथड करना है तो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड यार, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग करना है, ठीक है, रिट्रीटिंग करना है तो इनमें से कहाँ करेंगे। पहला है स्टोइंग विधि से किया जाएगा, कहीं पे माइनिंग तब करेंगे। दूसरा है केविंग विधि से किया जाएगा, लॉन्ग वॉल तब करेंगे। तीसरा है बोथ में करेंगे। चौथा है नन में करेंगे। इसका आंसर दीजिएगा फटाक से सब कोई, इसका आंसर दीजिएगा। बताए हैं हम केविंग मेथड से, ठीक है। केविंग मेथड से यानी स्टोइंग मेथड को छोड़ के हम लोग बाकी में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा केविंग मेथड से। उसमें हम लोग लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। चलिए
ओके, ये सब क्लियर हो गया है। एक एक अच्छा सा पीपीटी आप लोगों को मिलेगा आज, जिसमें पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है और आप लोग को समझ में भी आएगा, बहुत ही साधारण शब्द में हम लिखे हैं, है ना। चलिए, ये देखिए, ये है आपका स्टॉपिंग, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग। ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग कुछ इस तरीका का होता है। इसमें दीवार होता है, चाहे वो सिंगल वाला हो चाहे डबल वाला हो, और ऊपर में एक पाइप होता है जिसको सैम्पलिंग पाइप कहते हैं, नीचे में एक पाइप होता है जिसको हम लोग वाटर सील कहते हैं। सैम्पलिंग पाइप से हम एयर का सैंपल लेते हैं, जो कि हम लाडर में ले सकते हैं, बोतल में भी ले सकते हैं। और दूसरा वाटर सील होता है, कुछ गैस हवा से भारी होता है जो नीचे पाया जाता है, और कुछ पानी में घुल जाता है, इसीलिए हमको ये सैंपल भी लेना जरूरी है। और कुछ हवा से हल्का होता है जो रूफ के नियर में पाया जाता है, इसीलिए ये भी जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग दो गो यहाँ पे पाइप पार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीलिंग ऑफ ए फायर इन ए गैसी माइंस। अगर हम किसी जगह पे सीलिंग ऑफ करेंगे, ठीक है, सील ऑफ करेंगे कोई पर्टिकुलर एरिया को, चाहे सेकेंड डिग्री हो थर्ड डिग्री हो, उस कंडीशन में हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिकॉशन बोला गया है कि रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं इसके बारे में हल्का फुल्का। देखो क्या है कि अगर कोई माइंस डिसाइड किया है कि अब हम सील ऑफ करेंगे, मतलब कोई पर्टिकुलर माइंस को बंद करेंगे, ठीक है। सीलिंग अगर हम करना चाहते हैं किसी माइंस को, तो उस कंडीशन में पहले हमको रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो आसपास में जो भी रेस्क्यू स्टेशन होगा उसको हम इन्फॉर्म करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, रेस्क्यू स्टेशन कितना दूरी पे बनाया जाता है? अगल बगल का रेस्क्यू स्टेशन से कितना दूरी पे बनाया जाता है, बताइएगा। आई होप ये पता होगा आपको। 35 किलोमीटर, जी बिल्कुल, 35 किलोमीटर का एरिया में हम लोग बनाते हैं रेस्क्यू स्टेशन। ठीक बा, चलिए रेस्क्यू स्टेशन हम लोग बनाते हैं। अब जब कभी भी कोई माइंस डिसाइड करेगा, माइंस का मैनेजर साहब, कि हमको ये पर्टिकुलर पैनल जो है इससे काम हो गया है, अब इसको हम सील ऑफ करना चाहते हैं, यहाँ गैस निकल गया है, पानी निकल गया है, हम इसको सील ऑफ करना चाहते हैं, तो रेस्क्यू स्टेशन वाला को इन्फॉर्म करेगा। रेस्क्यू स्टेशन वाला कुछ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को लेके जाएगा। ठीक है, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को लेके जाएगा, है ना। और उसके बाद रेस्क्यू apparatus का यूज़ किया जाएगा। रेस्क्यू apparatus में बहुत सारा टीम आता है, चीज़ आता है, जैसे सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus, SCBA जिसको हम लोग बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन है, जब कभी भी कोई रेस्क्यू का काम किया जाता है, कोई पर्टिकुलर एरिया को सील ऑफ किया जाता है, या कोई सील ऑफ एरिया को हटाया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, इन सभी कंडीशन में SCBA का संख्या कितना रखा जाएगा मिनिमम? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus, कितना रखा जाएगा बताइएगा। 15 बता रहे हैं यार, एक सेकेंड। 15 बोल रहा है, दो चार लड़का दो बोल रहा है, दो होगा, बिल्कुल दो होगा। 15 कहाँ से आ गया पता नहीं। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus कम से कम 15 रखा जाएगा। ठीक है, हम दूरी वगैरह कुछ नहीं पूछे हैं, 15 रखा जाएगा सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus, है ना। तो वही बोला गया है कि ट्रेंड पर्सन का हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, रेस्क्यू apparatus का यूज़ करना पड़ेगा, रेस्क्यू टीम को हमको बुलाना पड़ेगा। उसके बाद वही सब ये सब काम करेगा। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus कम से कम 2 रहना चाहिए, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, CO डिटेक्टर, ये सब होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक टर्म है रोबस्ट स्टॉपिंग, एक टर्म है जो थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, बट इम्पॉर्टेंट है तो बताना ज़रूरी है। समझते हैं, ROBUST, स्टॉपिंग, रोबस्ट स्टॉपिंग। रॉबस्ट स्टॉपिंग क्या होता है समझते हैं पहले। देखो, रॉबस्ट स्टॉपिंग को एक तरह से आप इमरजेंसी स्टॉपिंग या फिर टेम्पररी स्टॉपिंग कह सकते हैं। एक टाइप है टेम्पररी स्टॉपिंग का या इसका इमरजेंसी स्टॉपिंग का। इसमें क्या होता है सर, इसमें बोरा होता है ना, बालू का बोरा। अगर मान लीजिए 50 किलो बालू का बोरा है, तो इसमें आप आधा बालू भर देंगे। ठीक, 25 किलो बालू भर दिए। अब इसके बाद ऊपर का जो एरिया है उसको बांध देंगे। जैसे आप अगर कभी मफल ब्लास्टिंग देखे होंगे, उसमें क्या करते हैं, हम बोरा में बालू डालते हैं और ऊपर का हिस्सा को बांध देते हैं, ठीक है, उसको पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके आसानी से। तो ऐसे ही क्या करेंगे, बोरा को हम बालू भर भर के बांध देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी हमको गैलरी को सील करना है,
उस जगह पे हम एक के ऊपर एक के ऊपर बोरा, एक के ऊपर बोरा, एक के ऊपर बोरा ऐसे रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, ऐसे कर करके पूरा का पूरा हम ऊपर तक भर देंगे। इसको बोला जाता है रॉबस्ट स्टॉपिंग। क्या कहते हैं इसको? रॉबस्ट स्टॉपिंग। ठीक है ना? और इसको हम लोग कहते हैं सैंड बैग। सैंड बैग तो बेसिकली बोरा ही होता है जिसमें हम लोग बालू डालते हैं। कभी कभी कुछ कुछ किताबों में इसी को सैंड पाइल लिखा हुआ है, सैंड PILE पाइल। ठीक है, तो सैंड पाइल कहो, सैंड बैग कहो, एक ही चीज है। बोरा में बालू डाल दिए, अब बोरा में बालू डाल दिए हैं और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर में रखते गए हैं पूरा ऊपर तक, तो इसका नाम हो गया है रॉबस्ट स्टॉपिंग। ठीक है, तो रॉबस्ट स्टॉपिंग क्या होता है, ध्यान रहेगा। तो रॉबस्ट स्टॉपिंग कभी भी बनाया जाता है तो इसका एक पर्टिकुलर थिकनेस होता है। ठीक है, रॉबस्ट स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होगा? 4 मीटर। 4 मीटर थिकनेस होता है रॉबस्ट स्टॉपिंग का। ठीक, यानी कि जो दीवार आप बनाया है ऐसे बालू रख रख के, वो कम से कम 4 मीटर मोटा दीवार होना चाहिए। अब एक बार आप कल्पना कीजिए कि 4 मीटर मोटा दीवार कितना बड़ा और कितना चौड़ा होता है। आप ऐसा सोचिए, आपका जो घर का ऊंचाई होगा, एक कमरा में अगर आप रहते होंगे तो कमरा में जो ऊंचाई होगा दीवार का, वो लगभग 3 मीटर के आसपास में होगा। ठीक है, 3 साढ़े 3 मीटर होगा आपका। ठीक, तो 4 मीटर पकड़िए, लगभग वही आपका रूम कमरा का जो हाइट है ना, उतना उतना चौड़ा, उतना थिकनेस होना चाहिए सर। 4 मीटर तक आप खाली बालू रखे हैं, बालू रखे हैं, बालू रखे हैं। ऐसा क्यों होता है, हम इतना मोटा क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में क्या होता है ना, आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें गर्म गैस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब आग फैलता है तो ये जो बालू का बोरा है उसके बीच में बहुत सारा गैप रहता है, उस गैप में घुस तो जाता है, लेकिन घुसने के बाद इधर से आग निकलता नहीं है, क्योंकि बीच में ही आग को रोक लिया जाता है मक पाइल कह रहे हैं, सैंड पाइल के द्वारा। ठीक है, बालू का बोरा के द्वारा, क्योंकि बालू मतलब सैंड जो होता है वो आग बुझाने का काम करता है, अनकम्बस्टेबल मटेरियल है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसके बाद दूसरा उपाय ये है कि इसको हमको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है ना। एक जगह अगर हम 10 वर्कर लगा दिए हैं तो हो सकता है कि वो 1 से 2 घंटा में वो पूरा का पूरा जो सैंड पाइल है यानी रॉबस्ट स्टॉपिंग है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, है ना। पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 10 आदमी अगर कहीं पे लगा हुआ, अभी सी बात है इमरजेंसी स्टॉपिंग है तो हमको ज़्यादा आदमी लगाना पड़ेगा। ठीक है, टेम्पररी स्टॉपिंग भी इसको हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं टेम्पररी? आप खुद देख रहे हैं इसमें सीमेंट गिट्टी ऐसा दीवार का प्रयोग नहीं किए हैं, इसको हम टेम्पररी कहते हैं। मतलब कभी अगर चाहेंगे तो हटा भी सकते हैं। तो इमरजेंसी स्टॉपिंग कहो, टेम्पररी स्टॉपिंग कहो, उसका एक एग्जांपल है रॉबस्ट स्टॉपिंग। इसमें अगर 10 आदमी लगा दें तो 1 से 2 घंटा में काम मेरा हो जाता है, जबकि नॉर्मल दीवार बनाने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है, 2 दिन के आसपास का समय, 1 दिन के आसपास का समय लग जाता है पूरा। ठीक है, चल, तो यही बोला है रॉबस्ट स्टॉपिंग के बारे में। फिर बोला गया है कि फ़ैन को हम यूजुअल स्पीड में रखेंगे अगर हम कोई जगह को सील ऑफ कर रहे हैं तो। ठीक है, फ़ैन को हम यूजुअल स्पीड में रखेंगे। कंस्ट्रक्शन जो करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके लिए 2 स्टीप पाइपर्स इसको समझते हैं। ऐसा है कि मान लीजिए हम बालू का बोरा रखने का काम कर रहे हैं, तो जब हम बालू का बोरा रखने का काम कर रहे हैं उस टाइम हमको कुछ पाइप से हवा पहुंचाना पड़ेगा, चाहे उसी के बीच से पार करना पड़े, चाहे कहीं दूसरे जगह से पार करना पड़े। हमको पाइप से हवा पहुंचाना पड़ेगा ताकि वहां पे जितना भी वर्कर काम कर रहा है सबको शुद्ध सूखा हवा मिलता रहे। और ये जो पाइप होता है ये 400 mm का होता है, 400 mm डाया। अब एक बार सोचिए 400 mm डाया क्या हो सकता है, 40 सेंटीमीटर डाया होना चाहिए। अब एक बार अपना हाथ में एक बार 40 सेंटीमीटर देखिए कितना दूर होता है। आधे का आधा हाथ जहाँ से हाथ फोल्ड होता है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना उसका डाया होता है, उतना बड़ा पाइप। समझिए कि पानी का जो सप्लाई होता है ना, आप पानी वाला पाइप देखे होंगे, ज़मीन के नीचे जो जाता है मोटका पाइप हुआ, जिसमें से पानी जाता है 2-4 कॉलोनी तक, तो यही वाला पाइप के बराबर उसका मोटाई होता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग को उस टाइम जब कभी भी रॉबस्ट स्टॉपिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है या स्टोन डस्टिंग या हमको कुछ ऐसा करना पड़ता है तो उस कंडीशन में हमको ऐसा पाइप से हवा दिया जाता है। ठीक है, स्टॉपिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह करते टाइम, है ना। चलो, और जब कभी हम रॉबस्ट स्टॉपिंग बना रहे होते हैं तो यहाँ पर भी एक टर्म और आ जाता है कि एक 50 mm का पाइप इसमें से गुजारते हैं जिसको हम बाद में सैम्पलिंग पाइप की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी बीच में हमको सैम्पलिंग लेना पड़े तो सैम्पलिंग पाइप की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट सबको समझा दे रहे हैं। बोला गया है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गैस एक्सप्लोजन विद इन 24 to 48 आवर ऑफ सीलिंग। ये जो टर्म लिखा है ना इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है और समझने वाली बात है।
कभी भी अगर आप इस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी इमरजेंसी स्टॉपिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या सैंड पाइल वाला कंस्ट्रक्शन यानी रोबस्ट स्टॉपिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उस टाइम एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। 24 घंटा से 48 घंटा के बीच में एक्सट्रैक्शन का खतरा रहता है। मतलब आप फटाफट बना लिए, सील कर लिए, सील करने के बाद एक्सट्रैक्शन का खतरा बढ़ता है। अब आप सोचेंगे यार वहाँ हम सील कर रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए समझाते हैं आपको। CH4 निकल रहा है कहीं से, आप किसी एरिया को सील ऑफ कर रहे हैं, और ये किस फेस में कर रहे हैं आप सील ऑफ? आप जब सील ऑफ कर रहे हैं तो आप सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री माइंस में कर रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि आप सील ऑफ कर रहे हैं मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया को सील कर रहे हैं चारों तरफ से, सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री माइंस को सील कर रहे हैं। तो उस जगह को सील करने का नौबत कब आया होगा? सील करने का नौबत तब आया होगा जब वहाँ पे गैस का परसेंटेज अचानक से बढ़ गया होगा सेकेंड और थर्ड डिग्री में। अगर वहाँ पे ऑलरेडी गैस का परसेंटेज बढ़ा हुआ है और उस जगह हम लोग सैम्पलिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जनरली जब हम हवा भेजते हैं तो ये अगर 5% से ज़्यादा गर्म गैस मीथेन गैस है तो वो दिक्कत कर देता है, ठीक है। तो उस सब कंडीशन में 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर में सील करने के अंदर में एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमको ये काम कंप्लीट करने की, जैसे 1 घंटा बोले ना लगता है लगभग बनाने में, तो 1 घंटा हो गया, उसके बाद दूसरा घंटा होते होते सब आदमी वहाँ से खाली हो जाएगा, कोई आदमी वहाँ बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर में पॉसिबिलिटी होता है एक्सप्लोजन का। तो ध्यान रखिएगा, हम एक चीज़ अभी बताएं, हम बताएं कि स्टॉपिंग अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, फायर साइड में, ठीक है, फायर साइड में अगर कोई भी स्टॉपिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में या जहाँ पे गैसेस ज़्यादा निकल रहा है तो 24 से 48 घंटा के अंदर में एक्सप्लोजन का खतरा होता है। अगर 24 से 48 घंटा में एक्सप्लोजन का खतरा नहीं हुआ तब क्या खतरा खत्म हो जाएगा? खतरा खत्म नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगा। कारण क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया को आप सील ऑफ कर दिए। अब ये काम कीजिएगा, एक मोमबत्ती जलाइएगा, ठीक है, इसको ज़मीन में रखें और इसको कांच का कोई बोतल से या ढक्कन से ढक दिए। ये मोमबत्ती थोड़ा देर तक जलता रहेगा क्योंकि इसके अंदर में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन कुछ देर के बाद यही मोमबत्ती बुझ जाएगा। उसका कारण यह है क्योंकि ऑक्सीजन इसको चाहिए होता है जलने के लिए और इसमें ऑक्सीजन खर्चा होता है, और इसके अंदर में जो भी ऑक्सीजन है वो खर्चा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम कोई पर्टिकुलर एरिया को सील ऑफ करते हैं यानी चारों तरफ से बंद कर देते हैं तो इसके अंदर का ऑक्सीजन सप्लाई कनेक्शन कट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर में भी ऑक्सीजन होता है, और यही ऑक्सीजन और अंदर में गर्म गैस है, ये 24 से 48 घंटा तक विस्फोट का कारण बनता है। और 48 घंटे होने के बाद धीरे धीरे यही जो ऑक्सीजन होता है वो कम होते जाता है, कम होते जाता है, और इतना कम हो जाता है कि फिर एक्सप्लोजन ना हो, मतलब 12% से कम ऑक्सीजन हो जाता है 48 घंटे के बाद। तो 48 घंटे के बाद विस्फोट का खतरा नहीं रहता है अगर अगर उसके अंदर में कहीं किसी भी तरीके से ऑक्सीजन ना पहुंचे तो, ठीक है ना। तो ये सब कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आप समझिएगा, ठीक। क्या हम बोले टेक्निकल बातें, कभी भी अब स्टॉपिंग बना रहे हैं तो 24 से 48 घंटा के बीच में एक्सप्लोजन का खतरा होता है, और 48 घंटा के बाद जो है वो धीरे धीरे खतरा घटने लगता है, ठीक है। चलिए, डिग्री 3 का अगर गैसी माइंस है तो हम लोग रेनफोर्समेंट करते हैं आउट बाई इंड में। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टॉपिंग बनाया, खासकर रॉबस्ट स्टॉपिंग बनाए तो उसके बाहर में एक दीवार बना देंगे ढलाई करके, क्या करके, ढलाई करके, जिसको हम लोग कहते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो डी 3 में हम लोग को अगर रेनफोर्समेंट वगैरह कभी बना रहे हैं, मतलब रॉबस्ट स्टॉपिंग बना रहे हैं तो ढलाई करने का जरूरत पड़ता है। फिर बोला गया है सैंपल्स ऑफ एटमोसफेयर फ्रॉम बिहाइंड द स्टॉपिंग शुड बी कलेक्टेड एट द फॉलोइंग इंटरवल, यानी कि अगर एक बार स्टॉपिंग आप कर दिए हैं, मतलब सोचिए कि आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाए, अब इसके बाद इसका सैंपल लेना पड़ेगा कुछ इंटरवल में। कितना इंटरवल पे लेंगे, 48 घंटा के बाद हम 8 घंटा का इंटरवल पे लेंगे, यानी कि जैसे 48 घंटा हो चुका है तो अब हम हर हर 8 घंटा पे एक बार जाएंगे उस जगह पे सैंपल लेंगे, हर 8 घंटा में एक बार जाएंगे और सैंपल लेंगे, ऐसा करते रहेंगे, ठीक है। 8 घंटा का इंटरवल पे हम सैंपल लेंगे। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज 10% से कम हो गया है या मीथेन 16 से 24% हो गया है, 16% से ऊपर हो गया है, तो 24 घंटा के इंटरवल पे अब हम सैंपल लेंगे, क्योंकि अब हमको ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन घट चुका है, ठीक है। फिर भी हम सैंपल इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको देखना होता है कि कहीं से ऑक्सीजन लीक तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं से ऑक्सीजन जा रहा हो उसके अंदर में, इसी के लिए हमको ऑक्सीजन का सैंपल लेना पड़ता है, ठीक। तो अभी हम क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरा लाइन को। हम आपको बोलें कि अगर आप स्टॉपिंग बना रहे हैं, खासकर रॉबस्ट स्टॉपिंग बना रहे हैं,
तो 24 से 48 घंटा के अंदर में एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। इसके बाद बोले थे 48 घंटा के बाद यही खतरा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। देन आपको बताएं कि सैंपल हमको कलेक्ट करना पड़ता है। कभी भी स्टॉपिंग बना रहे हैं तो 48 घंटा के अंदर जो सैंपल बना रहे हैं, हर 8 घंटा के इंटरवल पे सैंपल लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ऑक्सीजन जब भी 10% से नीचे हो जाता है या फिर CH4 जो है वो 16% से ऊपर हो जाता है, तो 24 घंटा के इंटरवल पे हम सैंपल लेते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 5.4 से 14.8 तक होता है इसका एक्सप्लोसिव लिमिट, और ऑक्सीजन कम से कम 12% चाहिए, तो अब उतना बीच में नहीं है तो हमको उतना खतरा नहीं है, फिर भी हम 24 घंटा में सैंपल लेंगे। देन लास्ट पॉइंट बोला गया है कि ऑक्सीजन अगर वो 5% से और कम हो जाता है या फिर मीथेन जो है 30% से ज़्यादा हो जाता है, तो 48 घंटा का इंटरवल पे सैंपल लेते हैं। ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तीनों पॉइंट को एक बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन जो आप कभी न कभी पढ़े होंगे। माइंस में कभी भी हम कोई आइसोलेशन स्टॉपिंग में सैंपल लेना चाह रहे हैं, तो बताइएगा इनमें से कौन से टाइम में सैंपल लेंगे? सुबह 6 बजे, रात को 12 बजे, दोपहर में 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच, या फिर रात में 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच? बताइएगा। कभी भी अगर हम सैंपल लेना चाहते हैं किसी माइंस में आइसोलेशन स्टॉपिंग का, तो कौन सा टाइम बेस्ट होगा, बेस्ट सूटेबल होगा, उस टाइम हम सैंपल ले सकते हैं? 12 से 2 के बीच में। अब देखो 12 से 2 के बीच में ऐसा कहा जाता है कि जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या बैरोमेट्रिक प्रेशर है लो है। लो है का मतलब आइसोलेशन स्टॉपिंग अगर है तो इसमें जो दीवार है, अगर हम यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर है, इधर नेगेटिव प्रेशर। ठीक है। वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में ज़्यादातर होता है। इसका कारण यह है कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में आदमी माइंस में कम होता है और दोपहर का टाइम होता है, जिसके कारण हवा जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है हवा का। तो जब कम प्रेशर रहता है माइंस में, तब अगर एयर का सैंपल लें तो ज़्यादा अच्छा से एक्यूरेट आता है, ऐसा मानना है। ठीक है। इसीलिए हम लोग जब भी सैंपल लेते हैं 12 बजे से 2 बजे के बीच में लेते हैं। ठीक। चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है। सीलिंग ऑफ ए फायर इन कोल माइंस, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट बचा भी नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, ब्रीदिंग एट द फायर स्टॉपिंग। ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना नहीं होता है कि आदमी सांस ले रहा है, इसी को हम ब्रीदिंग कहेंगे। वेंटिलेशन का भाषा में ब्रीदिंग का एक अलग डेफिनेशन होता है। ठीक है ना? क्या डेफिनेशन होता है? बोला गया है इन ए सील्ड ऑफ एरिया, as the oxygen of trapped mine air is consumed, its pressure become less than the atmospheric pressure in the mine and fresh air leak into the fire area. This is called breathing. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आइसोलेशन स्टॉपिंग या कोई भी टाइप का स्टॉपिंग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक पैनल था। ठीक है। इस पैनल में इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे और इस पर्टिकुलर जगह पे हम क्या बनाए, स्टॉपिंग बना दिए। ठीक है। ये तीनों जगह पे हम स्टॉपिंग बना दिए। अब किसी कारण से ऐसा होता है, किसी स्टॉपिंग के कारण यहाँ से हवा लीक कर जा रहा है अंदर। ठीक है। यहाँ से हवा कहीं से स्टॉपिंग फटा हुआ है और लीक कर जा रहा है अंदर पैनल के अंदर में, यानी आइसोलेशन स्टॉपिंग को फाड़ते हुए हवा अंदर घुस जा रहा है, लीक कर जा रहा है। ठीक है। फ्रेश एयर अंदर घुस जा रहा है और इसके कारण यहाँ पे जो फायर है यानी आग है, वो तूल पकड़ रहा है। मतलब आग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आग बढ़ रहा है, भड़क रहा है, या स्पॉन्टेनियस हो रहा था तो वो धीरे धीरे आग में चेंज हो रहा है। तो इसी को हम कहेंगे ब्रीथिंग। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग जब कभी भी सील ऑफ एरिया में ऑक्सीजन जो है वो लीक करता है आइसोलेशन स्टॉपिंग के थ्रू या कोई क्रैक या फीजर के थ्रू अंदर में, पैनल के अंदर में जो कि आइसोलेटेड एरिया है, और उसके कारण आग अगर बढ़ता है या फ्रेश एयर आग तक पहुंचता है, तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है। 1 मिनट से कम का समय बचा है तो एक बार हम इसको अभी एंड करके फिर से लिंक सेंड कर रहे हैं, है ना? फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। 1 सेकेंड, और जो क्लास कर रहे हैं लाइव, वो थोड़ा सा आप प्रतीक्षा कीजिए 1 मिनट। ठीक है। थोड़ा सा
चलो अब मेरा आवाज़ जाएगा और स्क्रीन भी आप लोगों को शो कर रहा होगा, ठीक है। एक सेकंड, आ गया आ गया। क्वेश्चन पूछ लें? अच्छा पूछ लेंगे, रुक जाओ। चलो, ब्रीदिंग ऑफ द स्टॉपिंग, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को जो पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग एट द फायर स्टॉपिंग, मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर किसी जगह पे आग लगा हुआ है, उस जगह पे स्टॉपिंग बना है, तो ब्रीदिंग के बारे में हम क्या बताएं, ब्रीदिंग क्या होता है आप आई होप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ब्रीदिंग ये है कि मान लीजिए कोई पैनल है, उसमें आइसोलेशन स्टॉपिंग वगैरह कुछ ना कुछ बनाए थे, कोई भी स्टॉपिंग बनाए थे, वही स्टॉपिंग के जरिए हवा लीक कर रहा है और अंदर में आग लगा है, आग तक हवा पहुंच रहा है, इसी को कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या क्या कारण हो सकता है समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो पैनल है, या जो भी आइसोलेशन स्टॉपिंग या कोई भी टाइप का स्टॉपिंग बनाया है, दीवार बनाया है, कुछ भी बनाया है, अगर इसमें क्रैक है तो इसके चलते हवा लीक कर सकता है अंदर तक, ये एक कारण है। दूसरा, एक मेजर कारण है फ्लक्चुएशन ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो हम लोग ये समझते हैं और जानते हैं कि प्रेशर हमेशा हाई से लेकर के लो की तरफ फ्लो करता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा प्रेशर फ्लो करता है, हवा फ्लो करता है, सब कुछ फ्लो करता है, ठीक है। तो कभी भी अगर इन फ्लक्चुएशन होता है, मतलब लो हाई बन जाता है, हाई लो बन जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हवा है वो हवा अंदर लीक करने लगता है, ठीक है। हवा जो है वो अंदर लीक करने लगता है, तो फ्लक्चुएशन भी इसका एक मेन कारण है, ठीक है। कैसे हमको पता चलेगा कि किसी जगह से हवा लीक कर रहा है, तो भैया जो आप आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाए हैं, या फिर जो भी स्टॉपिंग बनाया है, इस स्टॉपिंग में कहा जाता है कि वाइट वॉश करके रखिए। क्या करके रखिए? वाइट वॉश करके रखिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? पहले तो बोला जाता है कि प्लास्टर कीजिए, प्लस्तरा मतलब प्लास्टर कीजिए, प्लास्टर करने के बाद उसमें वाइट वॉश कीजिए, यानी कि सफ़ेद रंग से पोतिए। इससे क्या पता चलता है कि मान लीजिए कहीं अंदर से लीकेज होगा ना, तो लीकेज होने के कारण जहाँ से भी हवा निकल रहा होगा, उस जगह पे काला काला रंग का स्ट्रिक दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई देगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो काला काला कलर का एक लाइन दिखाई देगा, एक स्ट्रिक दिखाई देगा, और अंदर से ऐसा लगेगा जैसे उस दरार के जल्दी कुछ काला काला कीचड़ निकला है, जैसे ओपन कास्ट माइंस में होता है ना, या अंडरग्राउंड माइंस में, जब कभी कोल डस्ट में पानी पड़ जाता है तो कैसे वो कीचड़ जैसा हो जाता है, काला काला, है ना, कारी बोलते हैं हम लोग कोठा में। तो वही कारी हो जाएगा, उसमें कारी दिखाई देगा, ठीक है। जो पतला सा दरार होगा उसमें आपको कारी कारी दिखाई देगा। कारी कब दिखाई देगा सर? जब अच्छा से व्हाइट वॉश किए हैं। अब व्हाइट व्हाइट दीवार में वो लंबा काला रंग का दरार रहेगा, तो आपको आराम से दिखाई देगा, काला काला कलर का दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं, इसीलिए नियम ये है कि व्हाइट वॉश किया जाता है जितना भी स्टॉपिंग होता है उन सभी जगह पे, ठीक है। चल, देन एक यहाँ पे और टर्म है जो हम शायद पूछ भी चुके हैं आपको, कोई भी अगर सब्सिडांस एरिया है, ठीक है, सब्सिडांस एरिया मतलब ऐसा मान लीजिए कि सरफेस में कहीं पे सब्सिडांस है और अंडरग्राउंड में नीचे यहाँ पे गैलरी चल रहा है, और हवा जो है वो ऊपर से लीक कर जा रहा है,
तो सब्सिडांस एरिया के ऊपर में ये नियम है कि 3 मीटर मोटा ब्लैंकेटिंग करते हैं, मतलब 3 मीटर मोटा हम लोग क्या करते हैं, बालू का या सॉइल का लेयर बिछाते हैं, सॉइल का या सैंड का क्या करते हैं हम लेयर बिछाते हैं, मतलब मिट्टी भर देते हैं इसके ऊपर। इससे क्या होता है, इससे जो लीकेज होता है वो रुक जाता है। अगर हम खाली सैंड भरेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए सैंड के साथ साथ कुछ बालू मिला हुआ रहना चाहिए, नहीं तो सैंड हो सकता है भरक के इसमें से नीचे गिर जाए, ठीक है, इसीलिए इसमें होना चाहिए, है ना। एक सेकेंड, कैमरा ऑफ रखिएगा सब, ठीक है। तो सैंड के जगह पे हम बालू मतलब सॉइल भर सकते हैं, है ना, तो सॉइल भी भरा जाता है, ठीक है। चलिए, कितना मीटर मोटा सॉइल भरते हैं हम लोग, ब्लैंकेटिंग कितना मीटर करते हैं, सब्सिडांस एरिया में बताइएगा, सब्सिडांस एरिया में ब्लैंकेटिंग कितना मीटर मोटा किया जाता है। चलो बताओ, जितना को अभी ध्यान से सुने हो। लाइव क्लास होकर लड़का लोग थोड़ा कोढ़िया हो गया है ना, लेक्चर वीडियो लेक्चर वाला बहाना। 3 मीटर सैंड और सॉइल, ठीक है जी, बिल्कुल 3 मीटर मोटा हम लोग ब्लैंकेटिंग करते हैं, ठीक, 3 मीटर मोटा हम लोग ब्लैंकेटिंग करते हैं। ब्रीदिंग एट द फायर स्टॉपिंग, तो ये टॉपिक खत्म होता है ब्रीदिंग ऑफ द फायर स्टॉपिंग, है ना। एक सेकंड यार, बार बार खोलना पड़ रहा है, अब अगला बार से सेव कर लेंगे, ये पीडीएफ हम भेज देंगे, आप डोंट वरी रहिए। इसमें पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को हम लिखे हैं, कोई पॉइंट इसमें छूटा नहीं है। और डीजे देशमुख किताब का पूरा पॉइंट है, क्योंकि वो आपका टेक्स्ट बुक है। तो आप अगर ये वाला पढ़िएगा तो आपको अलग से किताब उताब पलटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब इसमें डाल दिया गया है आप ही का सुविधा के लिए। अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सीलिंग द शाफ्ट। सीलिंग द शाफ्ट का मतलब होता है कि अगर कोई शाफ्ट है, इस शाफ्ट का काम अब हो चुका है, तो फिर अब हम इसको शाफ्ट को बंद कर देंगे, ठीक है। बंद इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो माइंस में अंदर में हवा घुसते रहेगा, और यही हवा कहीं ना कोई स्टॉपिंग में जाके या कोई ना कोई कोयला में मिलेगा, और कोयला स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा तो फिर कोयला में आग लगेगा। तो इसके लिए सीलिंग कर दिया जाता है। सीलिंग करने के पीछे दो तीन कारण है, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा लेकिन सुनिए मेरे बात ध्यान से। एक है डाउनकास्ट शाफ्ट, एक है अपकास्ट शाफ्ट, ठीक है। डाउनकास्ट शाफ्ट थोड़ा नीचे में रहता है और अपकास्ट ऊपर में रहता है, थोड़ा सा इसको और ऊंचा कर दे रहे हैं, ठीक। अब ये दोनों जाके कोई ना कोई एक गैलरी से मिला है, ठीक है। अभी भगवान ना करे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो गया, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो गया कि यहाँ इसको डाउनकास्ट को हम इनटेक बोलते हैं, जहाँ से हवा जाता है और जाने के बाद हवा इसमें से पास होते हुए एसेशनल डिसेशनल जो भी हो आपका शाफ्ट से बाहर आ जाता है, ठीक है। अभी डाउन का शाफ्ट में अगर हम केज लगाएं, केज लगाएं तो केज इसी से अंदर जाएगा, ऊपर उठेगा। कभी ऐसा हो गया कि माइंस के अंदर किसी जगह पे आग लग गया, और आग धीरे धीरे देखते देखते पूरा का पूरा माइंस में फैलने लगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, अब ऊपर से हम उपाय करेंगे कुछ ना कुछ भेज के कि आग को ठंडा करें। ऊपर से हम पानी भेजेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल आग नहीं है तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर भेजेंगे, रेस्क्यू टीम भेजेंगे, बराबर है। लेकिन ये कब तक होगा, जब तक मेरा शाफ्ट सही से काम कर रहा है। भगवान ना करे लेकिन ऐसा हो कि आग लगने के कारण पूरा शाफ्ट टूट गया हो, गिर गया हो, चौपट हो गया हो, और ये आग धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलता जा रहा हो, फैलता जा रहा हो, फैलता जा रहा हो, तब क्या होगा सर? यही आग धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलता जा रहा हो, सांप की तरह ऊपर बढ़ता जा रहा हो, तब क्या होगा? या फिर रिटर्न रास्ते से भी यही आग धीरे धीरे ऊपर जाते जाते फैलता जा रहा हो, तब क्या होगा? अगर माइंस के अंदर में आदमी रहेगा तो मेरा पहला कोशिश होगा कि इस माइंस के अंदर में जो भी आदमी बचा है उसको बचा लें। लेकिन अगर आग धीरे धीरे ऊपर फैल रहा है दोनों तरफ से, इसका मतलब ये हुआ कि माइंस में अब जो भी आदमी फंसा हुआ है उसको बचाने का कोई उपाय नहीं है। अब उस माइंस में उस आदमी को बचाने का उपाय नहीं है, तो हमको ये उम्मीद छोड़ देना चाहिए कि जो भी आदमी माइंस के अंदर में है वो आदमी बच पाएगा। ऐसा सिचुएशन में ये सर्कुलर है, सर्कुलर निकाला गया है, और ऐसा डीजे देशमुख साहब का किताब में भी लिखा गया है कि माइंस का एंट्रेंस को बंद कर दिया जाएगा। माइंस के अंदर में आदमी फंसा हो, आदमी मर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो,
अगर दोनों इनटेक रास्ता रिटर्न रास्ता में आग लग जाता है और वो आग फैलते रहता है और उसको आग को काबू नहीं कर पा रहा है रेस्क्यू टीम या फायर ब्रिगेड वाला जो भी हो, तो उस कंडीशन में दोनों रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइंस में जो भी आदमी या तो अटक गया है उसका ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों रास्ता मूंद दिया तो भैया निकलेगा कहाँ से, ख़त्म हो गया उसका। फिर बीच में हम बोरहोल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें से हवा का लीकेज होगा, एयर होगा। तो ये सिचुएशन भी लिखा हुआ है। और जब कभी भी हम माइंस को सील करते हैं, सील करने का 2-3 कारण बताएं। सबसे पहला कारण था कि माइंस का काम हो गया, मतलब शाफ्ट का जो मेरा काम था पूरा हो गया, ये मेरा सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है कि माइंस को हम टेम्पररी बंद कर दिए हैं, यानी परमानेंट या टेम्पररीली हम उसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक कारण है कि माइंस में जो फायर है वो फैलता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, माइंस में फायर जो है वो फैल रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, माइंस का जो एंट्रेंस है इसको बंद कर देते हैं। एंट्रेंस को जब कभी बंद करते हैं तो हम ढलाई करके बंद करते हैं। अब ढलाई क्या होता है सर, घर में जो छत बनाते हैं आप, छत में आप रॉड डालते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा रॉड बांधते हैं और इसके बाद इसमें ढलाई करते हैं। रॉड भले 8 इंच वाला हो चाहे 10 इंच वाला हो, है ना, कोई भी इंच का इस्तेमाल करते हैं आप। तो यहाँ पर भी डिटेल में नहीं लिखा है कितना इंच वाला रॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी रॉड का ढलाई करके इसको बंद करते हैं। जो मोटाई होगा वो कितना होगा, 1 मीटर होगा। कितना होगा, 1 मीटर होगा, ठीक है। 1 मीटर मोटा ढलाई किया जाता है। तो सीलिंग 10 इसमें यही लाइन लिखा हुआ है, दोनों लाइन का मतलब यही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चल अब आता है फ्लडिंग द माइंस विथ वाटर और इनर्ट गैस। वाटर से माइंस को कब हम पानी से भरते हैं और इनर्ट गैस से कब भरते हैं, ये प्रीवियस क्लास में बताए थे वाटर वाला, ठीक है। बाकी हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखो माइंस को ना एक अगर खुद से डुबा रहे हैं तो उसको कहते हैं इंटेंशनल फ्लडिंग। इंटेंशनल फ्लडिंग के बारे में हम आपको कारण बताए थे बहुत ही डिटेल में। इंटेंशनल फ्लडिंग ये होता है कि जब हम खुद से माइंस को डुबा दे रहे हैं, इन फ्यूचर हम माइंस को कभी खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, माइंस को हम डुबा दे रहे हैं, उससे क्या होगा, मेरा अंदर का जो कोयला है वो बचा रहेगा और आग नहीं फैलेगा, ठीक है। और तो और कोयला चोरी भी बचा रहेगा। कोयला चोरी इसका मेन रीज़न होता है, लेकिन बताया जाता है कि कोयला को बचाना मेन रीज़न है, ठीक है। तो इसी के लिए इंटेंशनल फ्लडिंग करते हैं, उसके लिए हम उसी को बोलते हैं फ्लडिंग द माइंस विथ वाटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगल बगल से हम बगल वाला माइंस से पानी ले सकते हैं, या सरफेस में कोई नदी है, रिवर है, लेक है या कोई तालाब है, उससे हम पानी ले सकते हैं। तो पानी का पहले कैपेसिटी को ऑब्जर्व किया जाता है और देखा जाता है कि क्या इस पानी से ये काम हो जाएगा। पानी का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पंप कैपेसिटी बढ़ाया जाता है, सुपरवाइजर लाया जाता है, पंप ऑपरेटर लाया जाता है, एक्सपीरियंस पर्सन लाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे माइंस को पानी डालते हैं और डालने के बाद लास्ट में सरफेस में सील कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। दूसरा है इनर्ट गैस। माइंस में इनर्ट गैस भर देना, जी बिल्कुल इनर्ट गैस भरा जाता है। एक टर्म है इनर्टाइजेशन। बताइएगा इनर्टाइजेशन में कौन कौन सा गैसेस जनरली, भरने का तो बहुत सारा गैस है, जनरली कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, एक बार देख लेते हैं। CO2 प्लस N2 151 में, बिल्कुल बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन, ठीक है। देखो इनर्टाइजेशन में होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्सटेंसिव गैस है, यानी बुझाऊ गैस है। और नाइट्रोजन भी क्या है, एक इनएक्टिव गैस है, बुझाऊ गैस है, जल्दी आग को बुझाता है, काबू करने का काम करता है। ये दोनों का मिश्रण को हम लोग मिला के डालते हैं, ठीक है, इनर्टाइजेशन में। इससे हम क्या कर सकते हैं, या तो सरफेस से हम बोरहोल कर सकते हैं डायरेक्ट, और बोरहोल के जरिए हम हाई प्रेशर से नाइट्रोजन गैस को भेजते हैं। एक टर्म एक है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है समझते हैं। देखो लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसको अगर हाथ से आप छूइएगा और 2 मिनट तक खाली छू के रखिएगा तो आपका हाथ पूरी तरह से जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, कड़ा कड़ा हो जाएगा, फिर आप अपना हाथ को तोड़ भी सकते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन, एक चैनल का नाम याद आ रहा है, मिस्टर इंडियन हैकर, इसको नाइट्रोजन से प्यार है, आप देखिएगा कभी नाइट्रोजन कैसा होता है लिक्विड, इस चैनल में देखिएगा, दिख जाएगा आपको। तो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है माइंस के अंदर में आग को काबू पाने के लिए। तो पाइप के जरिए अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन भेजेंगे
तो भैया पाइप के जरिए भेज रहे हैं, तो भेजते भेजते क्या होगा, हो सकता है ये सॉलिड बन जाए। तो लिक्विड नाइट्रोजन में हमको कुछ मिलाना पड़ता है, ठीक है, डिप्रेसिंग एजेंट मिलाना पड़ता है जो उसको लिक्विड फॉर्म में ही रखते हैं और फिर उसको हम लोग पाइप के जरिए भेजते हैं हाई प्रेशर के साथ। तो ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बोर होल करके हम नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दें। खाली नाइट्रोजन डालते हैं तो हमको बड़ा समस्या होता है, जमने का समस्या रहता है, इसीलिए हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा गर्म रहता है, नाइट्रोजन ठंडा, दोनों बैलेंस बैलेंस रहता है, और नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी के कारण आग बुझता है, ठीक है। तो इसीलिए इनर्टाइजेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये दोनों को हम मिक्स करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे माइंस है जहाँ पे पाइपलाइन बिछाया गया है, अंडरग्राउंड माइंस में बहुत सारा ऐसे पतला 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 पाइप बिछाया गया है, और उस पाइप में नाइट्रोजन भर दिया गया है, और नाइट्रोजन कुछ कुछ जगह से लीक होता है, जो पैनल वगैरह जो सील ऑफ पैनल है उस जगह पे आग बुझाने का काम करता है, ठीक है। जैसे एक माइंस का नाम है रामा गुंदम कोलियरी या केंदा, ये सब कुछ माइंस है। केंदा माइंस है, केंदा शायद बंगाल में पड़ता है, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल में। अ, केंदा एक एरिया ही है, मे बी, बताइएगा केंदा एरिया है कि माइंस है। इसी तरह से राम गुंडम नाम का माइंस भी है, और जो मे बी साउथ तरफ पड़ता होगा, नाम से पता चल रहा है। तो ये सब जगह पे कुछ पाइपलाइन बिछाए गया है, नाइट्रोजन का पाइपलाइन, उसका इस्तेमाल किया जाता है आग को काबू पाने के लिए, ठीक है, आग पे काबू पाने के लिए। झरिया कोलफील्ड में इसी के चलते आग पे काबू पाया गया था। झरिया कोलफील्ड के बारे में जिसको नहीं पता हम बताते हैं। झरिया कोलफील्ड में जियोथर्मिक ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, 38 मीटर पे 1 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसके बाद वहाँ पे आग लगा हुआ है, बहुत सारा ऐसा एरिया है, भौरा है, कुसुंडा है, डिगवा डी वाला है, वो सब का जो साइडिंग है, और इवन झरिया तक वो आग पहुंची है। पर्टिकुलर एरिया को हम झरिया कहते हैं। तो उसका जो आग है वो धीरे 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 फैलते फैलते काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, और वो आग धनबाद तक प्रवेश कर जाता, धनबाद में भी घुस जाता, लेकिन उसको काटा गया, बीच में से काटा गया, उसके लिए हमको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये बात हम कह रहे हैं 1980s के टाइम का, ठीक है। अगर आपको याद है या नहीं याद है, 2002 में या 3 में भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक हम कह सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ये आए थे धनबाद, और धनबाद आने के बाद सर्वे किए थे, निरीक्षण किए थे, ठीक है। और उसके बाद वो देखे थे कि जो नाइट्रोजन का ये जो पाइपलाइन बिछा हुआ था, ये आग को कंट्रोल पूरी तरह से कर सकता था, ऐसा उनका अनुमान था। हालांकि उस टाइम इनिशियल प्रोसेस में था, 1980 में भी बिछाया गया था पाइपलाइन, और 2000 के आसपास में भी फिर बहुत सारा पाइपलाइन बिछाया गया था झरिया कोलफील्ड के अंडरग्राउंड माइंस में। बहुत सारा माइंस जो बंद हो चुका था, उसमें बोरहोल कर करके पाइप डाल डाल के नाइट्रोजन गैस उसमें भेजा गया था, क्योंकि आग थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था ना। कुछ ऐसा दुर्घटना हुआ था जिसमें कुछ महिला जल के मर गई थी। वो सब होते रहता है झरिया कोलफील्ड में जनरली, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन को देखने के बाद एक बार धनबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद आए हुए थे, तो उनका ये कहना था कि नाइट्रोजन गैस जो पाइपलाइन बिछाया गया है, इस पाइपलाइन से पूरा का पूरा झरिया के आग को कंट्रोल में किया जा सकता है, और ऐसा प्रैक्टिकली बहुत हद तक हुआ भी है। आज अगर झरिया कोलफील्ड में आप देखिएगा, तो बहुत सारा एरिया ऐसा हुआ करता था जहाँ पे आग लगा था एक टाइम पे, लेकिन अभी उस जगह पे सोसाइटी बसा हुआ है, या जंगल बसा दिया गया है, ठीक है। ये नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग जो नाइट्रोजन वाला जो पाइपलाइन बिछता है उसके कारण, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़िएगा आप। फ्लडिंग विथ माइंस, फ्लडिंग द माइंस विथ वाटर और इनर्ट गैस, ये इसमें कॉन्सेप्ट है सिर्फ, है ना। एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपको पता होगा तो ठीक है। देखो, जो डंपर होता है ना, डंपर जब कभी डंप करता है, तो उसको आप देखिएगा, वो 70 डिग्री तक अपना डाला को उठा सकता है। डाला मीन्स बकेट, ठीक है, अपना पीछे का जो बकेट होता है जिसको डाला कहते हैं हम लोग अपना भाषा में, 70 डिग्री तक उठा सकता है। और डीजे देशमुख साहब का ये कहना है, माइंड मशीनरी जब पढ़िएगा समझ में आएगा आपको। डीजे देशमुख साहब का ये कहना है कि बरसात के टाइम में और शुष्क मौसम में, शुष्क मौसम मतलब जिसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी, हल्का हल्का बारिश, हल्का हल्का कुछ ना कुछ होते रहता है, बूंदाबांदी, तो शुष्क मौसम, उन सभी टाइम में 70 डिग्री तक डंपर को उठा के रखना चाहिए, ठीक है। तो 70 डिग्री तक डंपर को इसलिए उठा के रखा जाता है ताकि पानी अगर डाला में जमा हो तो वो पानी धीरे धीरे नीचे गिर जाए, और डाला हमेशा सूखा रहे, ये एक मेन कारण है। लेकिन उसके लिए हमको बहुत सारा सिलेंडर का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में फ्लूइड भरा रहता है,
क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है। और फ्लूइड के साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। तो नाइट्रोजन डालने का दो कारण है। पहला कारण है कि इस फ्लूइड में कभी अगर आग लगेगा तो ये फायर डिप्रेसेंट का काम करेगा, मतलब आग को रोकने का काम करेगा, आग को आगे फैलने नहीं देगा। दूसरा है कि ये प्रेशर बनाने में काम आता है। अगर ये दबाएंगे तो थोड़ा सा कम दबेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि नाइट्रोजन गाड़ी अगर बाइक चलाते हैं तो बहुत सारा बाइक का चक्का में डाला जाता है। अगर वही वाला ऑक्सीजन डालेंगे तो थोड़ा भारी रहेगा, नाइट्रोजन हल्का रहता है, जिसके कारण आपका गाड़ी थोड़ा तेज भागता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है ना। चलिए, रिवर्सेबल ऑफ वेंटिलेशन आफ्टर फायर, ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। रिवर्सिबल मतलब ये बोला गया है कि कुछ माइंस थे, जैसे एक माइंस के बारे में हम बताए थे, चीनाकोरी माइंस। उसमें क्या हुआ था, इनटेक रास्ता में आग लग गया था, लकड़ी रखा हुआ था बहुत सारा, जिसके कारण वही धुआं, सीओ वाला धुआं है ना, वाटर वेपर वाला धुआं, सीओ गैस का धुआं अंदर जाते गया और आदमी उसको सूंघ सूंघ के बेहोश होता गया। लगभग 40 आदमी का मौत हुआ था, जिसको व्रॉस्ट माइनिंग डिजास्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। व्रॉस्ट माइनिंग डिजास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कहा जाता है ना। तो रॉस्ट वर्स्ट माइनिंग डिजास्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है चीना कोरी माइंस में जो दुर्घटना हुआ था। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि इनटेक रास्ता में, अगर पंखा जो था उस टाइम दो ही गो रास्ता हुआ करता था, इनटेक और रिटर्न, और इनटेक रास्ता में आग लगने के कारण धुआं वगैरह जो भी था वो माइंस में घुस रहा था और आदमी को सूंघना पड़ा, ज़बरदस्ती उसमें रहना पड़ा। उसके बाद से बहुत सारा नियम में चेंज कर दिया गया। अभी आजकल माइंस में कम से कम दो इनटेक रास्ता और एक स्केप रूट रखा जाता है। इसके बाद जो भी पंखा हम लगाते हैं वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब जब चाहेंगे इनटेक को रिटर्न और रिटर्न को इनटेक बना सकते हैं। ठीक है, कभी भी अगर हमको रिवर्सिबल करना पड़े डिग्री 2 और डिग्री 3 ऐसी माइंस में, तो मैनेजर के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में तो किया जा सकता है, लेकिन मैनेजर साहब अगर डिसीजन देंगे तभी किया जा सकता है। 1 डिग्री में जरूरत नहीं है, लेकिन 2 और 3 डिग्री में जरूरत है मैनेजर साहब का। ठीक है, चलिए, कभी भी फायर एक्सप्लोजन होता है तो ये भी किया जा सकता है, या कभी माइंस में आग लगता है तब भी किया जा सकता है। ये सब कुछ पॉइंट थे, है ना। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे, आपको आंसर देना है। ठीक है, रेडी रहिएगा। मेरा पहला सवाल है, मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट। CO2 वाटर, CO2 वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल इनमें से किस में किया जाना बेस्ट सूटेबल रहेगा? CO2 वाटर, बताइएगा इसका आंसर। अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए और बताइए। चलिए एक बार देख लेते हैं। कोल वाला में, कोल वाला में, ठीक है, कोल वाला में हो सकता है। अगर यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर आप सोच रहे हैं तो यहाँ विथ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें डाला गया है, तो इसमें दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोल वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बेस्ट सूटेबल कोल हो जाएगा। अगर हम सिर्फ बेल्ट कन्वेयर लिखते हैं तब आपको कंफ्यूज होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर कभी सब्सिडांस एरिया है उसमें आग लग गया है सरफेस में, तो बताइएगा कितना मीटर मोटा हम ब्लैंकेटिंग करते हैं, कितना मीटर मोटा हम परत लगाते हैं मिट्टी का या बालू का? चलिए बताइएगा। 3 मीटर मोटा, बिल्कुल सही जवाब है। 3 मीटर मोटा ब्लैंकेटिंग करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई साफ्ट है अपकाश या डाउन का साफ्ट, इस साफ्ट में किसी कारण से आग लग जाए और उस आग को हम काबू नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको जो भी साफ्ट है उसका मुंह को बंद करना पड़ता है ढलाई करके। तो बताइएगा ये जो मोटाई है ये कितना होगा, यानी कि जो हम बंद करते हैं साफ्ट का, मुंह में जो स्टॉपिंग बनाते हैं, उस स्टॉपिंग का मोटाई कितना होगा? बताइएगा, थोड़ा देर पहले हम बताए थे, बताइएगा। ठीक है, देख देख लेते हैं।
1 मीटर होगा, बिल्कुल 1 मीटर होगा इसका आंसर। 1 मीटर होगा, थोड़ा देर पहले ही हम आपको बताए थे। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर हम कोई स्टॉपिंग बनाते हैं, स्टॉपिंग बनाने के बाद कितना, अरे 1 सेकंड, 1 सेकंड, कौन से इंटरवल में सबसे ज़्यादा खतरा होता है ब्लास्टिंग मतलब एक्सप्लोजन होने का, बताइएगा। सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है? कभी भी अगर हम स्टॉपिंग करते हैं, स्टॉपिंग करने के कितने देर के बाद सबसे ज़्यादा खतरा होता है एक्सप्लोजन का, बताइएगा। 24 से 48 घंटा, बिल्कुल सही आंसर है, 24 से 48 घंटा। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ऑक्सीजन फॉल होके 10% पे आ गया, तो बताइएगा कितना देर पे हम सैंपल लेते हैं, कितना घंटे के इंटरवल पे हम सैंपल लेते हैं। चलो ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, 8 आवर, 24 आवर, 48 आवर, 7 डे, बताइएगा। ऑक्सीजन 10% से कम हो गया, कोई सील ऑफ एरिया है या आइसोलेशन स्टॉपिंग उसके अंदर में, तो बताइएगा कितना देर के बाद हम सैंपल लेंगे, इसका आंसर दीजिएगा। चलो देख लेते हैं, 24 घंटा कह रहे हैं, बिल्कुल सही 24 घंटा के इंटरवल पे हम लोग सैंपल लेते हैं। ठीक है, 24 घंटे के इंटरवल पे सैंपल लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो है अगर कभी भी 5% से कम हो जाता है, सेकेंड, ऑक्सीजन कभी भी 5% से कम हो जाता है, तो कितने समय अंतराल पे हमको सैंपल लेना पड़ता है, बताइएगा। 48 आवर प्लस, जी बिल्कुल सही है, 48 आवर प्लस, 48 घंटा से ज़्यादा अंतराल पे हमको सैंपल लेना पड़ता है। ठीक है, 48 घंटा या उसके ज़्यादा अंतराल पे सैंपल लेना पड़ता है। टाइम तो आपको पता होगा, 12 से 2, ये पूछ के आपका बेइज्जती नहीं करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है, कभी भी अगर स्टॉपिंग बनाया जा रहा है किसी जगह पे, 1 सेकेंड, कभी भी, 1 सेकेंड यार क्यों नहीं ले रहा है, 1 मिनट, हाँ, कभी भी किसी जगह पे हम स्टॉपिंग बना रहे हैं, तो स्टॉपिंग बनाने के लिए हम एक मोटा पाइप का प्रयोग करते हैं, हॉलो पाइप का। इस पाइप से एयर भेजते हैं, ये मुख्य स्रोत होता है हवा भेजने का, यानी आदमी को हवा भेजते हैं हम इस पतला सा पाइप से। इस पाइप का डायमेंशन क्या होता है, या कितना इसका डाया होता है, इसका डाया बताइएगा, कितना होता है इसका डाया। 50 वाला थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आप, बाकी बहुत कोई का सही है। 400 इसका डाया होता है, 400 थोड़ा देर पहले हम पढ़ाए थे, 400 होता है। 50 वाला क्या है, 50 वाला सैंपलिंग पाइप है सर। जब हम रोबस्ट स्टॉपिंग बनाते हैं, उस कंडीशन में बीच से जो पतला वाला पाइप पार किए हैं ताकि सैंपल लिया जा सके रेगुलर इंटरवल में, उसके लिए है 50 400 में हवा भेजने वाला जो पाइप होता है उसके लिए 400 ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, बताइएगा, मान लीजिए एक स्टॉपिंग है, मान लीजिए 1 सेकेंड यार, एक स्टॉपिंग, ठीक है, ये स्टॉपिंग का फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू, ठीक, इसका हाइट अगर 3 मीटर है, तो बताइएगा सैंपलिंग पाइप कहाँ से पार किया जाएगा, कितना मीटर के हाइट पे हम सैंपलिंग पाइप को डालेंगे। फिर से बता रहे हैं, ये फ्रंट व्यू है, सामने से हम किसी स्टॉपिंग को देख रहे हैं, उस स्टॉपिंग का हाइट 3 मीटर है, तो बताइएगा सैंपलिंग पाइप को हम कहाँ घुसेड़ेंगे, मतलब किस जगह पे सैंपलिंग पाइप को हम डालेंगे, बताइएगा कितना हाइट पे, कैलकुलेट करके बताइए आप। इसका रिस्पॉन्ड बड़ा कम आया यार, 2 मीटर कह रहे, 1.5 मीटर कह रहे, आशीष व्यास, बिल्कुल आशीष एकदम सही। देखो नियम क्या है, हाइट की बात करें ना, तो जो भी हाइट होगा 1/2, यानी हाइट अगर 3 मीटर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1.5 मीटर पे, 1.5 मीटर हाइट पे आप क्या करेंगे, सैंपलिंग पाइप को डालेंगे। अब चौड़ाई का बात करते हैं, विड्थ का बात करते हैं, ठीक है, तो चौड़ाई में बोला गया है 3/4, तो मान के चलिए 3/4 चौड़ाई है, ठीक है, तो हम 6 मीटर मान के चलते चौड़ा, 1 मिनट मान लेते हैं 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है, तो 6 मीटर अगर चौड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में आप इसको अगर काटिएगा, है ना, 9/2 यानी कि 45, 4.5 मीटर पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर पूरा 6 मीटर रहेगा
तो 3/4 यानी कि 4.5 मीटर जहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर से ये वाला जो है 1.5 मीटर, दोनों आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हम सैम्पलिंग पाइप को डालेंगे, ठीक है। नियम क्या बताएं, जो चौड़ाई होगा उसका 3/4 और जो हाइट होगा उसका 1/2, ठीक है। ये है आपका नियम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो चौड़ाई होगा उसका 3/4 और जो हाइट होगा उसका 1/2, इन दोनों को जो कैलकुलेट करेंगे, मैं तो कह रहा कोई ना कोई दो डाटा आएगा, दो पॉइंट आएगा, दोनों पॉइंट को जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वही आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, उसी जगह पे हम सैम्पलिंग पाइप को डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए बताना है कि किसी गैलरी का चौड़ाई, वाइडनेस, किसी गैलरी का चौड़ाई अगर 6 मीटर है और हाइट अगर 3 मीटर है, तो बताइएगा पर्टिकुलर कितना हाइट पे और कितना चौड़ाई का पिच पॉइंट पे हम लोग सैम्पलिंग पाइप को डालेंगे। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, है ना, आधा हाइट हो गया और इसको करेंगे तो 4.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी यही वाला क्वेश्चन तो हम बताए थे आपको। चौड़ाई क्या है, 6 मीटर है, तो 6, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। चौड़ाई क्या है सर, चौड़ाई है आपका 6, तो 6 × 3/4, ठीक है। इसको आप डिवाइड कीजिएगा, गुना गुना कीजिएगा तो 4.5 आंसर आया था, ठीक है। और दूसरा ये हाइट वाला क्या, हाइट हम बोले 3 मीटर, तो 3 × 1/2, इसको आप कीजिएगा तो 6/2 यानी 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर हाइट पे और चौड़ाई पे बोलेंगे 4.5, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर जाएगा उसी जगह को हम क्या करेंगे, बना देंगे, सैम्पलिंग पाइप वहीं पे डालेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये पीपीटी हम आप लोगों को सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पीपीटी बना हुआ है, पूरा चैप्टर का है, हम सेंड कर दे रहे हैं। और अगला क्लास से देखिए बहुत सारा ऐसा पॉइंट है ना, अगला क्लास का जो चैप्टर है, एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन इन माइंस, इसमें क्या है कि ग्राहम्स जो कावर डायग्राम है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो उसका पीपीटी अभी हम कंप्लीट नहीं बनाया है, पहले वाला सब बहुत सारा दिया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास से हम पढ़ाएंगे, अगला क्लास से वही चैप्टर पे, तो हम पढ़ाते जाएंगे और पीपीटी बना के आपको सेंड करते जाएंगे, तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। क्लासेस कराते जाएंगे, पीपीटी के चक्कर में लेट हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये हम भेजते जाएंगे बना बना के, और एक्सप्लोजन चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तो अगला क्लास से एक्सप्लोजन चैप्टर रहेगा, है ना। चलिए, टाइम आपका यही 4 बजे रखते हैं शाम को, ठीक है। बाकी जो नहीं आ सकते उनके लिए लाइव क्लास तो है ही, तो टेंशन नहीं लेना है ना। तो चलो आज इतना ही रखते हैं यार, ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। पीडी पीडी लाइव लेने का क्लासेस, कोई उपाय नहीं है पीटी पीटी वाला। चलिए आज इतना ही रखते हैं, सबको जय हिंद। जय हिंद। क्लास अभी कंटिन्यू करते रहिएगा, है ना। जय हिंद।